बाट लग जाएगी। एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने इस बने गठबंधन के सपा व बसपा के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ बदायूं में भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज मुझे आपकी अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं, जिनकी इस समय देश को काफी ज्यादा जरूरत भी है। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को इनकी इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी जो इन्होंने हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंग बली हैं, ये कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने नहीं की है, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने की है। और इन्होंने ही खुद जनता को ये बताया है कि बजरंग बली वनवासी व दलित जाति के ही हैं। और इसलिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी भी हूँ, योगी जी की बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि इन्होंने हमारे वंशज के बारे में हमें ये बहुत खास जानकारी दी, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब हमारे साथ अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, जिनके गठजोड़ से हमें इस चुनाव में काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे इस गठजोड़ के साथ में यहाँ पिछड़ा वर्ग व अपर कास्ट समाज के दुखी व पीड़ित लोग भी जुड़े हैं, जो ये लोग भी बीजेपी की केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं। और अब मेरा यही कहना है कि देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश से योगी की पार्टी को ना अली का वोट पड़ेगा और ना ही मेरी जाति से जुड़े बजरंग बली का भी वोट पड़ेगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में यहाँ बजरंग बली की जाति से जुड़े हमारे दलित वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में
मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों में भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। बीजेपी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में इस बार किसी भी कीमत पर आने वाली नहीं है। और अभी चुनाव में इनकी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों में भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। बीजेपी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में इस बार किसी भी कीमत पर आने वाली नहीं है। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जन से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों वे अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर जुटे रहे हैं। और इन्होंने अपना ये अभियान
पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व आयोजन आदि पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के भी खर्च कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब व अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इन कार्यों के मामले में इनकी पार्टी व सरकार व खुद श्री नरेंद्र मोदी भी वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते तो अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो फिर इनको अपने ये सभी कार्य यहाँ चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें प्रलोभन भरी सौगातें दी हैं, तो ये ज्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल दी गई नामचार की ही कुछ चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ किसानों के गन्ना सहित अन्य और फसलों का भी बकाया पड़ा, वैन की कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी अधिकांश सब इनकी सरकारी फाइलों में ही या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने यहाँ किसानों का हर मामले में व हर स्तर पर इनके हितों का पूरा ध्यान रखा है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य और विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी तक भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से
निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इस सरकार में अधिकतर प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सक्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है और इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी बड़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी राफेल का मामला इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि अपनी इन सब कमियों व विफलताओं पर अपने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भी इन्होंने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही इनके प्रभावशाली लोगों को, विपक्ष के प्रभावशाली लोगों को जबरन, फर्जी व गलत मामलों में फंसाकर फिर उनके विरुद्ध जबरन सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि इसी प्रकार पूर्व में या कांग्रेस पार्टी भी इनका काफी दुरुपयोग करती रही है। और अब मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें देश की जनता एक बार नहीं बल्कि कई बार आजमा भी चुकी है और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोगों को इस चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों को या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देना है। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा
आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई गाँव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में यहाँ देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए, खासकर कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र व राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश के अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या, गरीबी को दूर करने की ये जटिल समस्या यहाँ हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी इस प्रलोभन भरे वायदे के बहकावे में यहाँ अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है, जबकि इस मामले में सभी ये जानते हैं इसी प्रकार की पूर्व में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ के नाम पर किस्म किस्म की नाटकबाजी की गई थी। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने खास तौर से मैं मुस्लिम समाज के लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आजादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, जिसका खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। हालांकि तो इसलिए आप लोगों को, मैं सर्व समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी, कांग्रेस व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के जो किस्म किस्म के हथकंडे इस चुनाव में अपनाए जा रहे हैं, इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। हालांकि इन सब मामलों में अब देश की जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये सब केवल इनकी आड़ में इनके वोटों को लुभाने की ही इनके ये किस्म किस्म के हथकंडे हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ मैं गठबंधन के लोगों को ये भी सावधान करना चाहती हूँ कि इस चुनाव में भी पूर्व की तरह यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इस चुनाव में भी पूर्व की तरह या विभिन्न पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए, समझ गए ना आप लोग मेरा इशारा किधर है? इस चुनाव में भी पूर्व की तरह
या विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए हैं। हालांकि इन सब मामलों में अब देश की जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये सब केवल इनकी आड़ में इनके वोटों को लुभाने की ही इनके ये किस्म किस्म के हथकंडे हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ मैं गठबंधन के लोगों को ये भी सावधान करना चाहती हूँ कि इस चुनाव में भी पूर्व की तरह यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इस चुनाव में भी पूर्व की तरह या विभिन्न पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए, समझ गए ना आप लोग मेरा इशारा किधर है? इस चुनाव में भी पूर्व की तरह या विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त, रिश्ते नातों व जात बरादरी आदि के चक्कर में भी पड़कर इनको कतई भी देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका थोड़ा बहुत लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिल सकता है। इस प्रकार यहाँ गठबंधन के लोगों को ये सभी सावधानियां बरत कर पहले इस लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है और फिर आगे चलकर इस पार्टी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। अर्थात केंद्र में श्री मोदी और उत्तर प्रदेश में श्री योगी, तो इनको आप लोगों को सत्ता में आने से रोकना है। तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के चल रहे खासकर इनके जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व पूंजीवादी तथा अहंकारी, तानाशाही व अन्याय वाले राज से भी काफी कुछ मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के एवं देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की केंद्रीय जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर किया जाएगा। और इस मामले में आपका ये जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, चाहे वो बदायूं है, एटा है, चाहे बरेली, ये जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है काफी, तो इस क्षेत्र का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश में आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमने आपके इस क्षेत्र में जिनको भी यहाँ हमारे गठबंधन ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो उनको अब आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। आप लोगों को मालूम है कि हमने बदायूं लोकसभा की सीट से हमारा जो गठबंधन है, तो गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा की सीट से श्री धर्मेंद्र यादव को आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। और खास तौर से मैं बदायूं जिले के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हालांकि मेरा बहुत व्यस्त प्रोग्राम था, लेकिन फिर भी मैंने
बदायूं को इसलिए प्रोग्राम दिया क्योंकि बदायूं जिले से मेरा विशेष नाता रहा है। आप लोग जानते हैं कि बदायूं जिले में जो बिलसी रिजर्व सीट होती थी, तो रिजर्व सीट से मुझे बदायूं के लोगों ने विधानसभा में जिता कर भेजा। बदायूं जिले के लोग जानते हैं, इसलिए बदायूं जिले के लोगों को जब मैं इधर आ गई हूं तो आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। सर्व समाज के लोगों को, तो जो इस गठबंधन से जुड़े हैं, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, किसी भी कीमत पर वोट नहीं बांटना है, ना रिश्ते नातों के चक्कर में, ना जात बरादरी के चक्कर में, ना यार दोस्त के चक्कर में, बल्कि आप लोगों को केंद्र में बीजेपी में उतारा है। तो मेरी आप लोगों से पुरजोर ये अपील है कि आप लोगों को लोकसभा की सीट से श्री धर्मेंद्र यादव को, एटा लोकसभा की सीट से श्री देवेंद्र यादव को, आंवला लोकसभा की सीट से श्रीमती रुचि वीरा को, इनको हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। गठबंधन के तहत मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है, इन तीनों प्रत्याशियों को आप लोग, तो जो इन तीनों प्रत्याशियों को अर्थात बदायूं लोकसभा की सीट के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव को, एटा लोकसभा की सीट के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को, जो ये सपा के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन दोनों प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना है। इसके साथ ही गठबंधन के तहत बीएसपी की आंवला लोकसभा की सीट की प्रत्याशी श्रीमती रुचा वीरा को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। और आप लोगों को मालूम है कि बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह क्या है, आप लोगों की विशाल आबादी की तरह, जो हाथी जो विशाल होता है, हाथी की तरह आपकी ये विशाल जो भीड़ है, तो आपका जो चुनाव चिन्ह है हाथी है। हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर श्रीमती रुचि वीरा को भी जरूर जिताना है। और अब मैं इनको आप लोगों को जरूर जिताना है। और हालांकि मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमारे ये उम्मीदवार इस बार जरूर चुनाव जीतेंगे, और थोड़े वोटों के अंतर से नहीं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से। और वैसे भी यहाँ सपा के साथ साथ बीएसपी व आरएलडी के लोग भी पूरे जी जान से इन तीनों सीटों को जिताने में लगे हैं, इसकी भी मुझे पूरी जानकारी मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सभी सीटों पर अपनी पार्टी के लोगों को भी काफी युद्ध स्तर पर लगाया हुआ है। और इस मामले में बीएसपी के लोग तो हमेशा आगे ही बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में अब पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे इस बने गठबंधन का इस चुनाव में जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। और अब मैं आपसे पुनः यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को गठबंधन के अपने सभी उम्मीदवारों को भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। और एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से और करती हूँ, एक अपील और करती हूँ कि वोट वाले दिन आप लोग अपने घरों में तो खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ना है। पीने का मतलब शराब नहीं है, पानी की मैं बात कर रही हूँ। कभी मीडिया के लोग पीने का मतलब शराब का अंदाजा लगा दें। आप लोगों को वोट वाले दिन अपने घरों में खाना तब बनाना है जब आप लोग सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए चले जाएंगे। आपका पहले वोट पड़ना चाहिए, तब आप अपने घरों में आकर आप लोग खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। उससे पहले आप लोग आज ये फैसला आज आप लोग तैयार करके जाएंगे कि हमें उस दिन वोट वाले दिन हमें कुछ घंटों का फास्ट रखना है, व्रत रखना है, उपवास रखना है आप लोगों को।
और ये उपवास आप लोग कब तोड़ेंगे? जब सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपने उम्मीदवारों को आप लोग वोट डाल के आ जाते हैं, तब ये उपवास तोड़ेंगे। तो इस गठबंधन के लिए आप लोगों को वोट डालने तक का उपवास रखना होगा, जरूर रखना है। ऐसी मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है। और अब मैं आप लोगों का और बहुत समय ले लिया है, अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए तो हमारे बीच में तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये अब आप लोगों को गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए मेरे बोलने के तुरंत बाद ही अपनी बात आप लोगों के बीच में रखेंगे श्री अखिलेश यादव।